बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और आज की टॉप न्यूज़ जो है, सबसे जो दो खुशखबरियां हैं। एक तो ये कि आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की आज मेहंदी है। 2 रोज़ पहले मिलाद की महफिल भी हुई थी, जिससे उनकी जो शादी की तकरीबात हैं उनका आगाज़ हुआ, और 2 दिन बाद 29 को उनकी बारात है। इस हवाले से हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, भुट्टो जरदारी ख़ानदान को। और दूसरी जो अहम बात है कि मलेशिया में पाकिस्तानी हुक्काम और लीज़ पर त्यारा देने वाली कंपनी के दरमियान मामला तय होने के बाद मलेशियन अदालत ने पाकिस्तान का PIA का त्यारा जो है वो आज़ाद कर दिया है। ये एक है। और दूसरी जो सबसे अहम बात यह है, वो आजकल कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से बात हो रही है। आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसके अंदर कई अहम मामलात पर बात हुई और कुछ चीज़ों की अप्रूवल दी गई। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, और तालीमी इदारों के बारे में NCOC जो है वो क्या कहते हैं, कब खुलेंगे और क्या सूरत हाल रहेगी। हमें ज्वाइन करते हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी फौज़ शाह साहबा, CR शमसी साहब इस्लामाबाद से, और वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करते हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, और फौज़ शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फौज़ शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अपना माइक ऑन करें ताकि हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। फौज़ शाह साहब, आपका माइक अभी भी म्यूट है जी। ये सूरत हाल है। मुबारक हो आपको कि जरदारी भुट्टो ख़ानदान में बहुत वक्त के बाद जो है वो खुशखबरी या खुशी जो है वो आई है, और आज मेहंदी है बख्तावर साहबा की। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि सबको, मैं तो खैर हर लड़की के लिए मेरी और हर लड़के के लिए ये दुआ होती है कि वो एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारें। यही दुआ जो है मेरी इस जिनकी शादी हो रही है इस जोड़े के लिए भी है। और हम ये देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि इस फैमिली ने एक तवील अरसा बहुत बुरा सफ़र किया है, लेकिन इस मौके पे मुझे याद आ रहा है, ये तो कोविड की वजह से आज बिलावल ने भी जो है मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया जहाँ अदा किया है, वहाँ उसने इस हवाले से भी थोड़ी से अपनी परेशानी का इजहार किया है कि कोविड की वजह से वो लोगों को बुला नहीं सके, और ज़ाहिर है कि बहुत ही महदूद उन्होंने फैमिली फंक्शन तक, जो एक तादाद मुकर्रर है कि 300 से ज़्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए, उस तादाद तक उन्होंने गैदरिंग को रखा है। तो उस पे भी उन्होंने थोड़ा सा अपने एक अफसोस का इजहार और मुबारक देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। ये एक ज़ाहिर है कि इस तरह की सूरत हाल है। ये 300 भी ज़्यादा है। आजकल तो बहुत कम अफराद के साथ शादियां जो वो हो रही हैं, फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं छोटे छोटे, 30-40 लोग, 50 लोग इकट्ठे होकर वो एक जो SOP है जी 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 नहीं, लेकिन जो SOP बहरहाल एक बनाया गया कि 300 तक के अफराद का, तो वो उसको अपना एक टारगेट रखते हुए और बिल्कुल कन्फाइन उन्होंने अपनी फैमिली तक किया है, और अच्छा किया। जो दूल्हा है उसकी फैमिली तक, दोनों फैमिलीज के एक फंक्शन उन्होंने किया है। और जैसे कल आपने देखा कि बार बार एक TV पे चल रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जरदारी साहब ने मुझे नहीं बुलाया, और जाहिर है कि सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, तो वो उन्होंने जाहिर है किसी पॉलिटिशियंस को या किसी तरह भी उनको इनवाइट नहीं किया, और बहुत ही एक फैमिली फंक्शन के तौर पे किया। लेकिन इस मौके पे जो है वो यकीनन सबको याद आया होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह एक अवामी सतह पे शादी की गई थी, और कराची का एक बहुत बड़ा जो पार्क है, तो उसमें वहाँ एक आम शख्स को, हर शख्स को जो है एक दावत दी गई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में जो उनके कारकुन हैं उसमें शरीक हुए थे। एक बहुत अहम तकरीब उस वक्त हुई थी। लेकिन इसके बावजूद ये इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो जो हैं, इनके लिए हमारी दिली दुआ है कि वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, एक अच्छी उनको ज़िंदगी जो मिले, और जो अभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, जो हमने उनकी मम्मी के रोज़ भी देखी थी, जो वो मुस्कुराहट जो है, हम ये चाहेंगे कि वो मुस्कुराहट उनके चेहरे
पे हमेशा रहे। रहे। और वो और यहाँ एक देखिए बात बड़ी अहम है, जो इनकी छोटी बेटी है वो तो पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी भी लेती हैं, आसफा भुट्टो जो है, लेकिन बख्तावर भुट्टो जो है वो ज़्यादा उनके जो ज़ैबिस्ट और इस तरह के जो तालीमी, फिर उनकी जो है ना आर्ट की तरफ उनका बहुत रुझान है। और आर्ट में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सिंगिंग का भी, पोएट्री राइटिंग भी है, फिर यहाँ तक कि उन्होंने जो है बॉक्सिंग की भी सीखी। और मतलब ये उनकी एक जो आर्ट की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिक्स में उनका रुझान कम है। लिटरेचर की तरफ उनका जो है तो जो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने ये कहा कि ज़ैबिस्ट की निगरान वही हैं, वही ज़िम्मेदारी सँभाली हुई उन्होंने, जो पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी जो इसकी कोई ब्रांचेज़ हैं या जहाँ भी है, तो ज़ैबिस्ट के मामलात को वो देखती हैं। और मेरा तो ज़ाहिर है ख़्याल भी है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी और फिर दुआ देंगे। और भुट्टो फैमिली जी। के साथ-साथ हम ये समझते हैं कि चूँकि अब देखिए आप, मेरा ख़्याल है कि आपको भी याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो की शादी के बाद इस फैमिली में कोई बड़ी खबर नहीं सुनी गई। और बेनज़ीर भुट्टो की शादी के बाद इनके बच्चों की पैदाइश के हवाले से सबको मालूम है कि बिलावल भुट्टो जब पैदा हुए तो रात 12 बजे तक मोहतरमा एक बहुत अहम इलेक्शन के जो शुरू होने वाले थे, उनकी टिकट देने की जो एक मीटिंग थी, उसमें थी। रात 2 ढाई बजे के करीब वो उठी थी और उसके बाद बिलावल की पैदाइश हुई थी। और फिर बच्चे जो छोटे हैं, तीनों बच्चों के हवाले से अगर आप देखें तो वो मुस्तकिल स्ट्रगल में रहीं। जी। और वो अपने बच्चों की पैदाइश की खुशी जो है उस तरह जिस तरह एक एंजॉय करते हैं, पेरेंट्स सब करते हैं। और एक ज़ाहिर है कि पहले हम ये देखते हैं कि ज़रदारी साहब एक तवील अरसा जेल में रहे, बच्चों से उनकी मुलाकातें नहीं होती रही, बच्चे इस हवाले से बहुत सफ़र करते रहे। और इसी तरह मेरी पूरी अगर उनकी फैमिली में देखें तो मेरे ख्याल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद ये पहली शादी है कि जिसको एक ऐसी तकरीब है कि हम समझते हैं कि ये खुशियाँ जो हैं उनकी हमेशा कायम रहें। आमीन, आमीन। अच्छा फ़ज़ल शाह साहब, एक और बात मैं इस हवाले से, अभी आपने फ़ज़लुर रहमान साहब के बारे में बात की, मौलाना फ़ज़लुर रहमान की वो शादी में शिरकत करेंगे और उस पे नहीं या नहीं, तो ये एक मीडिया में बड़ा हुआ है कि क्या मरियम नवाज़ जो हैं और मौलाना फ़ज़लुर रहमान वो शादी में शिरकत करेंगे, नहीं करेंगे, बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया में इस तरह की बातों को लेके चलना भी बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का है, और इस तरह की बातों को कोई बहुत ज़्यादा इतनी हवा भी नहीं देनी चाहिए। और ये कि फैमिली फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो ये बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा की जो शादी है, ये पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो हैं उनकी शिरकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ये एक फैमिली इवेंट है और मेरे ख्याल इसको वैसे ही लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ फजल शाह साहब, हमें सियार जी, शमसी साहब ये ने भी ज्वाइन किया है, मुनीर हम उनको भी जी, वेलकम करते देखिए हैं। ये गैर संजीदा थोड़ा-सा मुनीर, देखिए ये गैर संजीदा गुफ्तगू है। जी। जर्नलिस्ट को संजीदगी अपनानी चाहिए। और सबको मालूम है कि कोविड की वजह से क्या सूरत हाल है। ये सबको इल्म में है कि कितनी जो है शुरू से ही आ गया था कि बहुत महदूद लोगों को बुलाया जा रहा है, फैमिली के चंद लोगों को बुलाया जा रहा है। तो ये गैर संजीदा सवालात ही नहीं करने चाहिए और गैर संजीदा लोगों को इसमें एक ऐसे मेरे ख्याल में चैलेंज में नहीं डालना चाहिए या इस किस्म की सही। सूरत हाल से दो चार नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल वो सही। फैमिली भी डिस्टर्ब हो और जिससे सवाल किया गया वो भी अपनी इंसल्ट फील करे। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि सियार शमसी साहब, सीनियर साहब उन्होंने हमें जॉइन कर लिया है। वेलकम सियार शमसी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक दूसरा सवाल जो है वो पीआईए का त्यारा बिलाखिर जो है वो मलेशिया से आज़ाद हो गया है। पाकिस्तानी हुक्काम और लीज़ देने वाली कंपनी के दरमियान में बातचीत हो गई है और उसकी कोई तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन दोनों ने मलेशियन अदालत के अंदर जाकर ये बयान दिया कि उनके दरमियान मामला तय हो गए हैं, लिहाजा पीआईए का त्यारा जो है उसको मलेशिया से, कुआलालंपुर से फ्लाई करने की इजाज़त दे दी जाए और वो त्यारा इस तरह वापस आ जाएगी। ये बड़ी हजीमत वाली बात थी पाकिस्तान के लिए, सियार शमसी साहब। तो आइंदा क्या आप देख रहे हैं जिस तरह की जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है इकोनॉमी की और चीज़ों की, कि पब्लिक पार्क जो हैं उसको भी अब
गिरवी रखने की बात हो रही है। अब सुना है कि शायद इसको गिरवी नहीं रखा जाएगा, किसी और चीज़ को गिरवी रखा जाएगा। ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर कि पैसा नहीं है, चीज़ें गिरवी रखी जा रही हैं और त्यारे हमारे, ये सूरत हाल है, स्टील मिल चल नहीं रही है, बंदे ले ऑफ हो रहे हैं ओवरऑल। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद कौन सी चीज़ जो है वो बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान की पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी? सीआर शमसी साहब। जी बहुत शुक्रिया। आवाज़ कम आ रही है सीआर शमसी साहब। हेलो, आवाज़ कम है सर। अब आ रही जी? सर आ तो रही है लेकिन बहुत कम है सर। माइक के करीब करें ना। माइक जरा करीब करिए। हेलो, अब आ रही है जी? हेलो जी जी, कुछ बेहतर तो हुई है लेकिन इतनी बेहतर नहीं है। अब मैं इसको क्या क्या सकता हूँ जी? हेलो, सीआर शमसी साहब की आवाज़ हमें, सीआर शमसी साहब। चलिए फौजी शाह साहब, जब तक सीआर शमसी साहब अपने माइक को सेट करते हैं, आप जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि ये जो म्यूट हुआ है एक, मेरे ख्याल में जी अभी म्यूट हुआ है, उनसे कहिए शायद हो जाए, देख लें। सीआर शमसी साहब। हेलो, जी सीआर शमसी साहब बात कीजिए। हाँ जी हाँ जी। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब और फौजिया शाहिद साहबा और अनवर इकबाल साहब। होप कि आप सब खैरियत से हैं। देखिए, आपने ये जो अभी तफसील से बात की है, इस पे फौजिया शाहिद साहबा ने भी बात की है, और जहाँ तक ये त्यारे का वागुजार होना है, ज़ाहिर है ये तो वागुजार होना ही था, लेकिन हम लगता है कि हम इससे कोई सबक नहीं सीखते हमारे अदारे। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई पैसे नहीं थे या कोई इस तरह की बात। जब इतना ये बड़ा माइल तो इसका एक तरीक़ाकार होता है और मुतल्लिका अदारों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको जो तारीख तय है लेन देन की, उस पर वो अपना बंदोबस्त करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, और कोई भी जो भी इसका ज़िम्मेदार है इस इल्तवाक़ का, और जो हज़ीमत उठाना पड़ी पाकिस्तानियों को, और वो जो सवारियाँ वहाँ उसमें लोग बैठे हुए थे, उस वक्त वो त्यारा ज़ब्त किया गया था। तो इस पे तो बड़ी सख्त तहकीकात होनी चाहिए, उसका ज़िम्मेदार लोगों को सामने लाया जाना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए कोई बेहतरी आ सके। जी जी शुक्रिया। अच्छा, दूसरी तरफ बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा की शादी को बड़ा सियासी मसला बनाया जा रहा है मीडिया के अंदर, और आपने भी खबरें पढ़ी होंगी कि लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। तो इसको आप कैसे देखती हैं? एक फैमिली फंक्शन को क्यों पीडीएम की सियासत और कौमी सियासत का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है? सीआर शमसी साहब। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, जब सियासतदान होते हैं, और सियासतदान भी कोई ये तो नहीं होते कि वो कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक होते हैं। वो सियासतदान का तल्लुक अवाम से होता है, और वो इस तरह की जब गमी खुशी होती है तो वो एक दूसरे की शादियों में गमी में शिरकत करते हैं। और इसको एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। इसको एक सियासत को, एक तो हमने बिल्कुल पता नहीं क्या कुछ जुर्म बना दिया है, गाली बना के रख दिया है कि वो सियासत कर रहा है, फलां कर रहा है। पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा कि सियासत आखिर है क्या। सियासत कोई इक़्तिदार का नाम, अपोजिशन का नाम, या जलसे करने का नाम, या बादशाहतें बनाने का नाम, हुकूमतें कराने का नाम नहीं होता। सियासत ये होती है कि जो आपका लोगों से रिश्ता होता है, और जब आपका लोगों से रिश्ता होता है तो उस रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं, और वही उसका जो एक दूसरे के खुशी में शरीक होना, गम में शरीक होना, तो वही फिर सियासत बनती है। और लोगों के जो मसाइल होते हैं उसको भी फिर वो उसी नज़र से देखते हैं। जब एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, एक दूसरे की ताज़ियत के लिए जाते हैं, तो ये एक समाज होता है, एक माशरा बनता है, जिसमें सियासत की रूह जो होती है वो एक मफादात से या
मनफी सोच से या नुकसान फायदे की सोच से ज़रा बालातर होकर जब बात की जाती है तो फिर वो सियासत बनती है। तो मैं जी समझता हूँ कि बख्तावर की जो शादी है, जो मेहंदी है, आज उनकी हम उनको इस फोरम से मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये देखिए कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और भुट्टो खानदान के लिए एक तवील अरसे के बाद एक खुशी का लम्हा आ रहा है। तो इसमें हमें सबको दुआ गो भी होना चाहिए, और जो लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि इससे एक हमांगी का और माशरे में एक रवादारी का जो कल्चर है वो परवान चढ़ेगा। जी जी। और सब मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है शमशी साहब, आप शादी तो यकीनन जो है एक अच्छा एक ऐसी तकरीब होती है और मिल बैठने का मौका भी सब कुछ है, लेकिन इस वक्त जो कोविड की वजह से जिस तरह उन्होंने एंगेजमेंट पे एक बिल्कुल महदूद फैमिली फंक्शन रखा था, तो कोविड ही की वजह से अभी भी महदूद फंक्शन रखा गया है जिसमें पॉलिटिकल ज़ाहिर पार्टीज को इनवाइट नहीं किया जा सका। और चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे मरियम नवाज हैं, तो ये तो इसमें तो कोई शिकायत वाली तो बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने एक महदूद फंक्शन रखना है, 200 से 300 की गैदरिंग होनी चाहिए, तो उसी एसओपी को फॉलो करते हुए ये भी शादी जो है वो की जा रही है। अब जो सवाल इस पे किया जाता है कि जी उसको मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया जाता है कि आपको नहीं बुलाया गया या आप जा रहे हैं या नहीं बुलाया गया, तो ये तो बड़े बेमानी सी बातें लगती हैं कि जब आपको खुद मालूम है कि दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त बुलाना जो है जाहिर है कि कोई ऐसी जो तकरीब एक फैमिली की तकरीब की गई है उसमें तो कोई बात नहीं है कि कोई बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, लेकिन अगर आम हालात में होते तो मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझती कि वो बहुत बड़ी यकीनन तकरीब भी करते हैं। और तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो पीपल्स पार्टी का एक थोड़ा सा एक बेहतर रवैया ये होता है कि जो उनके मुखालफिन होते हैं उनको भी वो जरूर बुलाते हैं, तो वो जरूर बुलाते हैं, लेकिन अभी तो सूरत हाल कुछ और है। आप थोड़ा जी सा ये जो बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा इस हवाले से देखिए ना कि क्या इस वक्त मसला बना हुआ है। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं, आपकी बात से इत्तेफाक है। जी। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कि आज एनसीओसी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की कोविड के हवाले से बहुत अहम मीटिंग हुई, जिसमें कुछ मामलात जो हैं वो तय किए गए। और ये है कि 3 जो वैक्सीन हैं उनकी इजाज़त दी गई है, जिसमें रशियन वैक्सीन जो है कोविड-19 की स्पुतनिक 5 वो इजाज़त दी गई है। फिर ऑक्सफोर्ड वालों की जो है उसको इजाज़त दी गई है। फिर तीसरी जो अप्रूव की गई है वो सिनोफार्म जो है चाइना की, उसकी इजाज़त दी गई है। ये 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी परमिशन जो है वो आज ग्रांट की गई है, और ज़ाहिर है कि अब इंपोर्ट के मराहल में जाएंगी और ये अवेलेबल होंगी। और अवेलेबल कैसे होंगी? जो लोग वैक्सीनेशन में जाना चाहते हैं, अपनी वैक्सीन करवाना चाहते हैं, वो 1166 पर अपना वो कॉल करेंगे और बताएंगे और खुद को रजिस्टर कराएंगे। और फिर एक वेबसाइट है नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, NIMS की वेबसाइट है। वहां जाकर भी अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो वहां पे जाकर भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर कहा गया है कि पाकिस्तान भर में एडल्ट वैक्सीन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, तो वहां पर जाकर भी अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक सूरत है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि इसकी कॉस्ट क्या होगी और क्या सूरत हाल है। वो शायद कुछ दिनों में चीज़, लेकिन इतना हमें मालूम है कि चाइना ने 5 लाख मुफ्त खुराकें जो हैं 500,000 डोजेस मुफ्त फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी, वादा किया था, जो 31 जनवरी तक पाकिस्तान में आ जाएंगी। और 11 लाख डोजेस जो हैं वो फरवरी के आखिर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो ये 11 लाख जो डोजेज हैं वैक्सीन की, ये खरीदी जाएंगी। और ये 3 जो कंपनियां जिनका मैंने जिक्र किया है, ये इनके अंदर आप देखें कि किसके हिस्से में कितना शेयर आता है, ये सूरत हाल है। और इसमें काफ़ी हम देख रहे हैं कि डिले भी हो रहा है, और अभी तक जो अहबाब जिन्होंने ये लाइसेंस वगैरह लिया है, एग्रीमेंट्स किए हैं, वो
इस हवाले से परेशानी का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि ये बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था जो आज हुआ है। एक तो इस हवाले से फौजी शाहिद साहब, सियार शमसी साहब, इसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा एक और जो डिसीजन एनसीओसी ने किया है वो ये है कि 1 फरवरी से बाकायदा तालीमी इदारे खुलेंगे, एसओपीज के साथ खुलेंगे, और हाजिरी जो है तालीमी इदारों में वो 50% होगी एक दिन में। ऑल्टरनेट डेज पे स्टूडेंट्स आएंगे, इम्तहानात जो हैं वो उसी तरह से होंगे जिस तरह से होने चाहिए, मतलब इस दफ़ा असेसमेंट वगैरह। तो ये कुछ फैसले हैं जो आज के इस एनसीओसी की मीटिंग से में फाइनलाइज हुए हैं। तो इस पे हम कर लेंगे। ये हम इतना लेट क्यों हो जाते हैं हर चीज़ के अंदर? अब वैक्सीन आपको पता है कि काफ़ी वक्त हो गया है आए हुए, और हम तो कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले सुन रहे थे कि अब इतने मिलियन डोजेस की एडवांस पेमेंट वो की जा रही है, फिर वो हमें होती हुई नज़र नहीं आई। और अभी तक 5 लाख जो मुफ्त खुराकें हैं वैक्सीन की वो चाइना ने हमें दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो 2 बिलियन डोजेज हैं उसके लिए हमने अपने आप को आगे रखा हुआ है, कहा हुआ है कि भाई हम भी गरीब मुल्क हैं और हमें फ्री डोजेज दी जाएं। ये सूरत हाल है वैक्सीन के हवाले से। फजल शाह साहब। मुनीर साहब, देखिए मेरा तो अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान की पहली तरजीह जो है वो यही है कि हमें कहाँ से मुफ्त में हमें मिल जाए। वैक्सीन मिलती है। जी, अब आप समझ गए हैं, मैं उसको लफ्ज़ नहीं बोल रही। हाँ। एक तो ये है कि ये तरजीह है कि कहाँ से वो मिलती है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने चाइना की जो आप सिनोफार्म की बात कर रहे हैं उससे भी 2 करोड़ की कोई बात की है कि वैक्सीन उनसे लेने की। और इसके साथ-साथ चाइना जो रशिया की है। एक तो मेरे ख़्याल में ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक कौन-सी वैक्सीन जो है वो रहेगी, क्योंकि आपको एक बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल में उसको सेव करना होगा। जो यूरोप की वैक्सीन कही जा रही है उसको एक स्पेशल टेम्परेचर पे उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास क्या स्टोरेज का सिस्टम हो सकता है या नहीं है, एक हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर ये जो सिनोफार्म और इसकी बात की जा रही है चाइना और रशिया की, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि रशिया जो चाइना की वैक्सीन है वो शायद इतनी सीरियस उसको सेव करने के लिए इतना ज़्यादा शायद प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा क्या उसको कहना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज या क्या उसका है, वो शायद इतनी ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान की पहली तरजीह तो हमें ये लगता है कि वो रशिया और चाइना की तरफ ही जाने को अपना उन्होंने प्लान कर लिया हुआ है। फाइज़र के बारे में जिस तरह उसका प्रोपेगेंडा किया गया, वो मेरे ख़्याल में आपकी रीच से निकल, उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो मार्केट इकोनॉमी है, उसके उसी हवाले से उन्होंने पहले ही प्रोपेगेंडा कर दिया कि वो बहुत कामयाब रही। और मैंने पहले ही आपके एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि शायद इस वक़्त भी जो है ये बिज़नेस के तौर पे इसको लिया जाएगा। और जो प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा है कि वो बहुत अच्छी है, या ज़रूरी नहीं है कि वो इतने ही बेहतर नताइज हों, लेकिन वो अपनी वैक्सीन बेचने के लिए और दुनिया में उसकी मांग होगी। अब ये तो बिलियंस में मांग है, ये कोई लाखों में करोड़ों में नहीं है, वो बिलियंस में मांग है। तो वो इस हवाले से अपना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अगर चाइना से भी, क्योंकि इनकी पहले भी बात हुई है और ये जो इब्तदाई तौर पे जो आपने 12 लाख और 5 लाख की बात की है, इसके नताइज को देखते हुए आगे फर्दर जाना चाहिए। और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी आपको पता है कि इस पे आ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन पूरे यूरोप सबसे में देखें, ये आपकी बात बिल्कुल अमेरिका सही है। में ये फजल बहुत शाह साहब इसको लगाना भी शुरू कर दिया है। जी। देखिए उसमें पूरे यूरोप में, अमेरिका में लगाई जा रही है और उसके नताइज बड़े कामयाब दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में माज़रत के साथ मुझे अच्छा नहीं कभी लगता कि ये हुकूमत जो है ना, ये हमें इसका कोई रवैया ऐसा है कि देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, वो मुनीर न्याज़ी वाला रवैया लगता है कि ये कुछ सोचने में, क्योंकि इन्होंने एक इतना खौफ पैदा किया हुआ है दूसरों के बारे में, करप्शन का,
ये फैसला करने से ही डरते रहते हैं कि शायद कोई इस तरह का ना हो। आपको भी मालूम है कि हमारे सरकारी जो सेक्रेटरीज तक हैं, वो फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं कि कल को कोई ऐसा स्कैंडल ना हो कि वो उस पे नैब के जो प्रॉब्लम्स आ जाएं या इस तरह के, तो फैसला करने में बहुत ताखीर कर रहे हैं। तो यही सूरत हाल मुझे इसमें भी लग रही है कि फैसले में ताखीर की वजह ये भी है कि कल को इनके कोई ऐसा किसी किस्म का करप्शन के हवाले से या किसी किस्म की वो बात ना आ जाए। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है, एक कंपैरेटिव स्टडी जो वैक्सीन्स की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइजर वाला तो मामला बिल्कुल आउट हो चुका हुआ है, और वो जो यूरोपियन एक वो है उसको वो भी आउट हो चुका हुआ है, क्योंकि वो हमारी रीच से ही बहुत बाहर है। और ऑक्सफोर्ड वाली जो है, उन्होंने कहा था कि वो $5-6 में पर डोज के हिसाब से वो देने को वो तैयार है, उस पर काफ़ी वो था। लेकिन सिनोफार्म जो है या स्पुतनिक जो है, इसकी अभी हमें उस तरह से ना तो इसकी मालियत का पता चल रहा है, ये मुफ्त में लगेगी पाकिस्तान। लेकिन ये बात तो 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो पहले प्लान कर रहा था, तो अब वो उस उम्मीद पे बैठे हैं कि कोई हमें, जैसे अनवर इकबाल साहब उस दिन कह रहे थे कि हम कशकोल लेके बैठे हुए हैं कि कोई आए और उसमें वैक्सीन डाल के चला जाए और हम उसको जो है फिर जैसे भी इस्तेमाल करना हो। तो इसी वजह से फिर हमने बार बार इस बात का भी कहा है कि जो डोनर्स हैं वो अगर जब वैक्सीन दिए तो साथ में अपनी टीमें भी भेजें, ताकि वो आगे पीछे बिकना ना शुरू हो जाए। जैसे हमने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जैसे कोविड की जो टेस्टिंग किट्स जो थी वो मिलियंस में आई और आगे पीछे चलेगी, पता ही नहीं चला कि वो किधर, और पता चला कि वो फलां जगह पे 10,000 का टेस्ट हो रहा है, फलां जगह पे 8,000 का टेस्ट हो रहा है, वो उन्हीं फ्री टेस्टिंग किट्स जो थी उनसे हो रहा था। यही सूरत हाल। तो अब आई डोंट नो, लेकिन अभी तक कंपैरेटिव स्टडी भी, ये जो एडवाइजर हैं हेल्थ के ऊपर, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये उनके और उनकी टीम का था कि कोई कंपैरेटिव स्टडी डालते कि क्यों स्पुतनिक 5 जो है उसको प्रेफर किया जा रहा है, क्यों सिनोफार्म को किया जा रहा है, क्यों जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा जो है उसको हम वो कर रहे हैं। मतलब कोई कंपैरेटिव स्टडी तो कहीं पे भी नहीं है, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स की वो स्टडी नहीं है। सीआर शमसी साहब। देखिए जी, आपने वही जो मैं बात आपका करना चाह रहा था कि एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऐलान आज हुआ है, जी ये बजाय इस जो अदारा है जिसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, उसके बजाय ये हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी कि ये इस हवाले से एक पूरी रिपोर्ट पेश करती, और इसकी कीमत या इसमें चॉइस जो है वो तो बाद की बातें हैं। जी पहले तो हुकूमत की तरफ से ये कौम को बताया जाना चाहिए था कि कौन सी वैक्सीन पहले मंगवा कर यहाँ उसका इस्तेमाल किया गया है और उसके रिजल्ट क्या रहे हैं। अभी तक कहीं से मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कि भाई बताया गया हो कि फलां जो फाइजर थी या रशिया की या जो बीजिंग से आनी है या अमेरिका में इस वक्त जो इस्तेमाल की जा रही है, कौन सी वैक्सीन यहाँ पहुंची है, वो कहाँ कितने लोगों पर इस्तेमाल की गई है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं पहले ज़ाहिर है उनको वो दी जानी थी, उसके क्या रिजल्ट रहे सामने आए हैं। उसके बाद हुकूमत फैसला करती है कि हाँ जी ये ABC इस वैक्सीन का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा मुस्बत रहा है, पॉजिटिव रहा है, फिर वो एक कौम के लिए, लोगों के लिए उसका फैसला होता है। अभी तक इस तरह के अदाद शुमार या इस तरह की रिसर्च के पाकिस्तान में तो वो अगर आई है तो इस्तेमाल हुई है, किन लोगों पर इस्तेमाल हुई है, क्या VIPs जो हैं या शराफिया है, उन्होंने यकीनन वो पहले इस्तेमाल की होगी, उसके क्या रिजल्ट आए हैं। तो ये जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आती, उस वक्त मैं इसको महज एक बयान ही समझता हूँ, और वजारत सेहत इससे बिल्कुल जिस तरह लाताल्लुक है, तो इसके नताइज भी मैं नहीं समझता कि कोई मुस्बत आएंगे। कोई वैक्सीन आएगी, वो कहाँ जाएगी, उसके पास हमें उसको सेव करने के लिए, क्योंकि फाइजर का जो बताया जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त बात की कि फौजिया शायद ने कि उसकी तो बहुत पब्लिसिटी पहले की जा चुकी है, लेकिन उसका सुना है कि रिजल्ट बरतानिया में अच्छे आ रहे हैं। लेकिन उसको रखना, उसके लिए वो जो खास एक सिस्टम है, टेम्परेचर है, वो निज़ाम हमारे पास आया है या नहीं है, या वो बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है।
हम अगर एटम बम बना सकते हैं तो एक वैक्सीन को महफूज करने का तरीका क्यों नहीं बना सकते। तो वो ये सारे बुनियादी सवाल हैं। हुकूमत को और ख़ास तौर पर वजारत हेल्थ को इस हवाले से बड़ी मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव रिसर्च करके या एक ब्रीफ भी देनी चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। जी, फौजे शाह साहब कितनी तफसील के साथ सियार शमसी साहब ने बात की। हम सब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत जो है, उनके मुतल्लिका इदारे इस हवाले से कुछ वो करेंगे, लेकिन फैसला कोई ना कोई सामने आ जाता है। एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो सामने नहीं आती, प्राइस का कंपैरिजन नहीं आ रहा। ट्रायल्स कौन से हुए हैं, क्या स्पुतनिक के हुए हैं, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा के हुए हैं, सिनोफार्म के हुए हैं, किसके टेस्ट हुए हैं, कहां पर हुए हैं, क्या सूरत हाल रही है, मतलब इसके बारे में कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसने सबसे पहले स्पुतनिक जो है 2-3 दिन पहले इसके ऊपर उसकी अप्रूवल दे दी थी। वो बहरहाल आज ये एनसीओसी उसकी अप्रूवल दे रही है। एनसीओसी की अप्रूवल से पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप जो है वो उसकी अप्रूवल दे चुका हुआ है लास्ट फ्राइडे को। मतलब ये क्या मजाक है, क्या चीज है फौजी शाह साहब? मुनीर, एक तो हमें जो है ना ज्यादा अफसोस से ये बात करना पड़ती है कि हम अवामी सतह पे जो भी किसी को इकदाम करना होता है उसको हम पता नहीं क्यों बड़ा उसमें मुबहम सा रखते हैं। जहाँ तक स्पुतनिक का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि स्पुतनिक के सबसे पहले वहाँ जब मॉस्को में इस पे जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसको खासा बेहतर पाया गया। और बल्कि उस वक्त आपको याद आया होगा कि उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि जो पुतिन है वो सबसे पहले शायद वैक्सीन वो लगवाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल था या क्या था, या जो भी उसको नाम दे दीजिए, मैं कुछ नाम नहीं दूंगी। लेकिन ये है कि उसके जो वहाँ तजर्बात किए गए जो उस पे उसको पॉजिटिव कहा गया था। और सबसे पहले आपको याद होगा कि फाइजर से पहले भी स्पुतनिक जो है वो तैयार कर ली गई थी, और उस वक्त मॉस्को ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया था कि हमने वैक्सीन जो है तैयार कर लिया कोविड की। उसके बाद ये है कि सेम जो है वो चाइना का भी हुआ था। चाइना की जो सिनो कंपनी है जिसके साथ अभी इन्होंने मुआहदा भी किया है, सिनोफार्म। हाँ सिनोफार्म, उसका उसके हवाले से भी ये था कि उन्होंने गालबन पाकिस्तान के साथ भी मिलके, पाकिस्तान की एनआईएच के साथ भी मिलके उन्होंने कुछ तजर्बात किए हैं। अब वो तजर्बात के रिजल्ट्स क्या हैं, कहाँ तक हैं, उसके बारे में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ हमारे तक हम पाकिस्तान में इसके बारे में कोई किसी किस्म की फाइंडिंग्स नहीं आई, उसके कोई नताइज सामने नहीं आए। उसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से तबके को जहाँ कहाँ तजर्बात किए गए, किस पे तजर्बात हुए, क्या रिजल्ट आया, यहाँ इस पे कोई बात नहीं। ये सिर्फ बात जरूर हुई थी कि एनआईएच के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। बल्कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि पाकिस्तानी अवाम को ये गिनी पिग्स बनाने के चक्कर में है कि क्या है, किस पे तजर्बात करेंगे। तो उस वक्त से अब तक कोई वाजे नहीं है कि किस तरह तजर्बात किए गए, उसके रिजल्ट क्या है। लेकिन ये है कि बाकी जो है मेरा अपना ख्याल है कि चाइना ने जो वैक्सीन है उसको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसने अपने मुल्क में कितने लोगों को ये अप्लाई की है वैक्सीन, कितने लोगों को लगाई गई है, उनके नताइज क्या हुए हैं, उनमें एंटीबॉडीज कितनी डेवलप हुई हैं। क्योंकि देखें ये सबसे बड़ा इसका तजुर्बा तो यही है ना कि एंटीबॉडीज आपकी कितनी डेवलप हुई हैं। एंटीबॉडीज जो है उसकी आपकी रेजिस्टिंग पावर जो है वो जो है वही आपको बीमारी से भी बचाती है, और वही आपकी वैक्सीनेशन की या वैक्सीन की कामयाबी के बारे में भी वही बताती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक इस हवाले से कोई बात ना होना, और एनसीओसी जो है इसकी ज़ाहिर है किसी को तो जिम्मेदारी दी गई है, इसी ने ही कोविड के मामलात को देखना है कोविड के। लेकिन जो आपके माहिरीन हैं, क्योंकि यहाँ तो आपकी पॉलिटिकल विजन बैठी है, पॉलिटिकली उसको देख रहे हैं। माहिरीन जो हैं, जो रिसर्चर हैं या फार्मासिस्ट हैं, उनकी इसमें मौजूदगी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। सबसे अहम तो आपको फार्मासिस्ट की ज़रूरत है कि वैक्सीन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा।
बायोलॉजिस्ट जो हैं उनकी ज़रूरत है कि वो आपकी बॉडी पे क्या असरअंदाज किस तरह हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत संजीदगी के साथ, जो माहिरीन हैं, आपके पास माहिरीन मौजूद हैं, NIH में भी मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में आपका जो साइंस फाउंडेशन है, इसमें आपके बहुत अच्छे साइंसदान और बड़े अच्छे माहिरीन हैं। तो उसमें आपको इन पे एक बाकायदा तौर पे, चाहे कमेटी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कमेटी तरतीब देनी पड़ेगी, जो इन तजर्बात को बाकायदा तौर पे अप्लाई करते हुए उनको परस्यू करें, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव असरात हैं उसका जायजा लें। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इस वैक्सीन के बारे में पहले ही बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये है कि उसमें कोई 5G के हवाले से बात की जाती है, कोई चिप इंस्टॉल होने की बात होती है, बेशुमार आपके बारे में बात यहाँ है। और मेरे ख्याल में किसी भी शख्स से आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि आपको परस्यू किया जाएगा, आपके अंदर कोई चिप जो है इंस्टॉल कर दी जाएगी, आपकी जिन्स बदलने का इम्कान है। मतलब जितनी बातें हैं वो इस तरह की जा जी रही बिल्कुल हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हुए मीडिया पे भी कि इसके क्या इम्कानात हैं, ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसके ज़रूर इस पे डिटेल प्रोग्राम किए जाने चाहिए, और वो माहिरीन ही कर सकते हैं। जी वो आपकी NCOC वगैरह नहीं कर सकती। वो उम्र वो तो ये अक्सर NCOC तो फौजी शाह साहब बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैं इश्यूज वही के लिए आपसे अर्ज है करी ना, कि ये कैसे होगा, लेकिन असल आपकी उम्र बात वगैरह बिल्कुल नहीं सही है। हम सीआर शमशी साहब की तरफ चलते हैं इसी हवाले से कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। सीआर शमशी साहब, हमारे पास NIH में WHO के साथ मिलके एक बहुत बड़ा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे इसी हवाले से बहुत सारे कौमी और बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स हमारे WHO और NIH वहां पे मौजूद है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन हमें उनकी इनपुट कहीं नजर नहीं आती। ये तो होना क्या चाहिए आपके ख्याल में सीआर शमशी साहब कि अब 31 तारीख सर पे है, हमें सिनोफार्म की 500 डोजेस जो हैं वो चाइना ने जो वादा किया है वो तो 31 जनवरी को ला के आपको दे देगा, लेकिन हम कहाँ पे खड़े नजर आते हैं? हमें कौन से इमीडिएटली कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हम ये कह सकेंगे यस वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ पाकिस्तान। जी सियार शमशी साहब। म्यूट हुआ है उनका। आपके मैं इस सवाल का जवाब मैं बड़ी तफसील से दे चुका हूँ। जी और मजीद इसमें ये इजाफा किया जा सकता है कि जो NIH है ये कम अज़ कम पाकिस्तान का वो अदारा है जिसको दुनिया में इसको बड़ा अच्छी नज़र से देखा जाता है, और यहाँ जो माहिरीन हैं वो मौजूद हैं। तो मैं यही जो फौजिया साहब ने भी इस बात की तायद की है कि जो अब तक रिजल्ट्स आए हैं वो कहाँ इस्तेमाल हुई है, वो जो है कौम के सामने लाए जाएं। ये एक इंतहाई संजीदा मामला है, और जो जिन वहम या लोग अफवाहें फैलाते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, इससे बंदा जो है वो बहुत सी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। आपको याद है कि पोलियो के हवाले से भी एक तवील अरसे से जो समाज में गलतफहमियाँ फैली हुई हैं और वो आज तक कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये एक ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ये एक वायरस है, और उसके तोड़ के लिए आप एक दवाई ला रहे हैं, एक वैक्सीन जिन्होंने तैयार की है। पहले तो वो अजीम लोग हैं जिन्होंने ये बनाई है, तो हमें उसी कंसेप्ट को लेते हुए हमारे जो मौसम है या हमारे जो पाकिस्तान में अब तक की पोजीशन है उसका एनालिसिस करते हुए NIH के माहिरीन बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, और ये सारा एक बेहतरीन अंदाज में इसको स्टडी करके अनाउंस करें। और जब वो उस के अदारे के माहिरीन जब वो अनाउंस करेंगे तो गलतफहमियां भी खत्म हो जाएंगी, और लोगों को भी पता एक संजीदगी के साथ वो इस तरफ जाएंगे कि ये लगवानी है या नहीं लगवानी है, या किनको लगानी है, कितनी एज के लोगों को लगानी है। तो ये सारी चीजें अभी सवाल तलब है। जी वाजिद साहब, आप कोई आखिरी कोई जुमले को इसमें कोई कंट्रीब्यूट तो नहीं करना चाहती हमारे प्रोग्राम को हम क्लोज करें? जी देखिए, बहुत अहम बात है कि हमारे यहाँ जब भी वैक्सीनेशन के बारे में बात हुई, अब बच्चों के इम्यूनाइजेशन की आपने बात की है कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, और वो 6-7 बीमारियों के खिलाफ जो है वो बच्चों को वैक्सीनेशन की जाती है। अभी तक उस वैक्सीनेशन के हवाले से भी
वो एक लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह अभी पोलियो की बात की गई, पोलियो के हवाले से भी बहुत नेगेटिव चीज़ें कही जाती हैं। अब आजकल आपको पता है कि टाइफाइड की भी एक कैंपेन चली हुई है, उसकी भी जो है एक इस वक़्त वैक्सीन जो है वो ज़ाहिर है वैक्सीन तो पहले से तैयार हो चुकी हुई है, लेकिन उसकी जो वैक्सीन लगाने की भी एक कैंपेन चली हुई है क्योंकि यही सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी डेवलप होके तो टाइफाइड बन रहा था और बहुत ज़्यादा जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, वो इसमें टाइफाइड के हवाले से भी था। तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि जो भी वैक्सीन बनती है, ये बिल्कुल मैं शिमशी साहब की इस बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हम्म, साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो उनको आप सामने लेके आएँ और वो बिल्कुल देखिए लोगों को इतना जाहिल ना समझें। लोगों को आप अगर लॉजिकली बताएँगे, तो वो उसको तस्लीम करते हैं। मसलन अभी एक जैसे हम बात कर रहे हैं पोलियो ही की बात करते हैं, तो पोलियो के चंद दूर-दराज इलाकों को अगर आप छोड़ दें, जो जहाँ ये बहुत ज़्यादा उस बारे में भी कहा गया और सबसे ज़्यादा ये बात हो जाती है कि ग़ालिबन वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा या इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं। तो ये चीज़ें बताई जाएँ कि उनका किस तरह बॉडी के कोई उस पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता और इंसान का जिस्म जो है वो उसके अलग-अलग हिस्से जो हैं वो अपने तौर पे करते रहते हैं काम। जी जी। उनको ये वैक्सीन जो है म, वो उस पे किस्सा असरअंदाज़ मुख्तसर ये है कि जो उससे नहीं रिलेटेड डाउट्स हैं, सस्पिशंस हैं, उनको दूर करने की साइंटिफिकली जो है ज़रूरत है बताया जा रहा है। और वैक्सीन्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि लोग इन्फॉर्म चॉइसेस के ऊपर अपनी मर्जी से जो स्पुतनिक 5 लगवाना चाहता है या सिनोफार्म लगवाना चाहता है या ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा जो है वो लगवाना चाहता है, तो वो अपनी मर्जी से वो ऑप्ट कर सकें कि कौन सी वैक्सीन उन्होंने लगवानी है। बहुत शुक्रिया फौजे शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सियार शमशी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और हमने इस हवाले से वैक्सीन के हवाले से ख़ास तौर पर हमने सरहासिल बात की और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम अगले किसी प्रोग्राम में कल या परसों हमारी कोशिश तो थी कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं वो इसके हवाले से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उन तक अप्रोच कर सकें, लेकिन हम नहीं कर पाए, वो बहुत मसरूफ़ हैं। आज भी मैंने उनसे उनके पीएस से इस हवाले से बात की थी, लेकिन समहाउ उनसे बात नहीं हो पाई। कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि जो हुकूमत के मुतल्लिका माहिरीन हैं इस हवाले से, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनसे कोई बात हो ताकि हमें इसके बारे में पता चल सके। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम अपने कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में उसको हम लेकर आएंगे। फौजे शाह साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया, सियार शमशी साहब आपका शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।